सभी मित्रों को नमस्कार। चंद पंक्तियों के साथ आज की क्लास को मैं शुरू करता हूँ कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, कि डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ सूरजमल राठौड़। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे यहाँ पर कहा गया कि अगर आप अपने परीक्षाओं से डर जाते हो तो डरने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो लड़ता है वही सिकंदर बनता है। तो हमें अंत तक, जब तक हमें मंजिल नहीं मिल जाती तब तक हमें संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा और हमें अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होना होगा। तो आज का हमारा सेशन आरटेट 2011 प्रीवियस पेपर हिंदी हिंदी फर्स्ट जिसने भाषा चुनी थी, भाषा फर्स्ट में जिसने हिंदी चुनी थी, उस हिंदी में हम आज 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और साथ साथ में हो सके तो मैं आपको उन प्रश्नों की व्याख्या भी साथ साथ में करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना और अपनी प्रतिक्रिया मुझे ज़रूर बताना। 31वां क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण अघोष नहीं है? आपको इस शब्द की ओर ध्यान देना है, अघोष नहीं है। अघोष का तात्पर्य इधर है सघोष। अघोष और सघोष दोनों का मतलब एक ही होता है, ये चीज़ आपको समझनी है। आपसे क्या पूछा है? कौन सा वर्ण सघोष नहीं है? इसका मतलब आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से अघोष कौन सा है? तो अघोष के लिए मैंने आपको बता रखा है, आपको याद रखना है 1 2 3। अघोष के लिए आपको क्या चीज़ें याद रखनी है? 1 2 3। अब क्या है 1 2 3, इसकी भी बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। यानी हर वर्ग का पहला दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और जो प वर्ग होता है, इन्हीं वर्ग के पहले दूसरे को हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। उसके पास इसके बाद में तीनों स, 1 2 और ये 3, ये तीनों स क्या होते हैं? अघोष। यानी कुल मिलाकर जो अघोष होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 13। तो पहला दूसरा तीसरा अघोष होते हैं। आपको सघोष बताना है। ये आपका कौन सा है? सघोष। ये भी आपका सघोष और ये भी आपका सघोष। और आपसे क्या पूछा गया? अघोष पूछा गया। तो 6 वर्ण आपका क्या होता है? अघोष होता है। और ये च वर्ग का ये दूसरा वर्ण होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दूसरा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट हो जाता है। तो 32वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि किस शब्द में री स्वर नहीं है? री स्वर आपको बताना है। री की प्रकृति मैंने मेरी व्याकरण की क्लास में बता रखी है, इस तरीके की होती है। री की जो मात्रा लगती है वो नीचे इस तरीके से लगती है। तो इसमें लगी हुई है, इसमें लगी हुई है, क्वेश्चन में लगी हुई है, लेकिन रिवाज में हर्षव रे का प्रयोग किया गया है। तो आपका ये क्वेश्चन, ये जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन ये था कि किस शब्द में रे स्वर नहीं है? तो रिवाज में है वो रे स्वर नहीं है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए अनुस्वार क्या होता है। तो जब मेरी आप वर्ण विचार की जो क्लास है उसका ध्यान करोगे तो आपको पता चल जाएगा अनुस्वार क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर अनुस्वार एस ए के ऊपर यानी स्वर के ऊपर जो बिंदी लगती है, उसके आगे जो बिंदी लगती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और उसके आगे जो विसर्ग लगती है उसे हम विसर्ग। ये दोनों ही अयोग वाह वर्ण है। तो इनमें से हमें मिलान करना। स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनि, स्वर के बाद आने वाली सीधी ध्वनि नहीं हो सकती, कट हो जाएगा। स्वर के साथ आने वाली ध्वनि, दोनों ऑप्शन एक जैसे दे रखे हैं यहाँ पर। व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनि नहीं होगी। मैंने आपको ये भी बता रखा है, कभी भी अनुस्वार है वो व्यंजन के बाद में नहीं आएगा, केवल स्वर के बाद आएगा। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ से बिल्कुल राइट होगा। पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होने वाला है कि स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनि होती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार
कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसके लिए आप मेरा वर्ण विचार का वीडियो देखकर पूरी चर्चा आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। क्या है अगला क्वेश्चन 34 में क्या पूछा गया है कि किस शब्द में संधि है। मेरे कंटिन्यू 28 क्लास है संधि की, आप एक एक संधि को बारीकी से आप पढ़ सकते हो। मेरी जो प्ले लिस्ट है संधि की, जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर आप गुण संधि को पढ़ सकते हो। मैंने वहाँ पर गुण संधि के बारे में आपको ये बताया है कि जहाँ पर ये दो मात्राएं आपको मिलती है और ऑप्शन में ऐसा मिलता है और वहाँ पर आपसे संधि पूछ ली जाती है गुण, तो वहाँ से आपको गुण संधि को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से देखिए इस वाले ऑप्शन में नहीं है, इस वाले ऑप्शन में नहीं है। देखिए इसमें आपको ये मात्रा ए की मात्रा मिल जाती है, उसमें आपको डबल आई की मात्रा मिल जाती है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन तो आपका दूसरा राइट होने वाला है, लेकिन कैसे हुआ इसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंधूर्मी, सिंधूर्मी को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो सिंधु के साथ में जब हमने लगाया ऊर्मी, तो आपके सिंधु की लहर को सिंदूर्मी कहा जाता है। इसमें दीर्घ संधि होगी, पहला ऑप्शन ये था। इसके बाद में देखिए सेकंड ऑप्शन आपका भारतेंदु, भारत के साथ में इंदु जोड़ा गया है। नियम इसमें लगा है ए के बाद में अगर ई आए तो इनका ए में परिवर्तन हो जाता है, गुणादेश हो जाता है, वहाँ पर आपकी गुण संधि हो जाती है। तीसरे में बात करूँ तो वापस दीर्घ संधि लगी हुई है, नारी के साथ में ईश्वर शब्द है वो जोड़ा गया है यहाँ पर। और लास्ट में अगर बात करूँ तो लोक प्लस में ऐश्वर्य, लोक के साथ में क्या जोड़ा गया है, ऐश्वर्य। यहाँ पर जो संधि दी गई है वो वृद्धि यहाँ पर की गई है, वृद्धि स्वर संधि का नियम यहाँ पर लगाया गया। आपसे पूछा क्या गया है गुण संधि, तो दूसरे ऑप्शन में यहाँ से गुण संधि हो जाती है। आपको एक एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझना है। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। मैंने मेरी क्लास में ये स्पेशल आपको उदाहरण मिल जाएगा। वृक्ष छाया, वृक्ष छाया, इसमें आपको यहाँ पर पूछी गई संधि कौन सी है। यहाँ पर संधि का जो नियम लगता है वो व्यंजन संधि का नियम लगता है, तो यहाँ से ये वाला नियम आपको हटा देना है और ये वाला भी आपको नियम हटा देना है, क्योंकि ये दोनों विसर्ग संधि के नियम है और यहाँ पर संधि बनती है कौन सी, व्यंजन। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, देखिए यहाँ पर जब भी कोई भी प्रथम शब्द के अंत में कोई भी स्वर आ जाए, सॉरी ए या आ जाए और उसके बाद में च या छ का आगमन हो जाए, तो संधि करते समय हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। जो आपका प्लस का निशान है उसके साथ में आपको एक च का आगमन और कर देना है, यही नियम यहाँ पर लगा है। तो यहाँ से आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर ए के साथ में छ लगा हुआ है, तो सीधा सीधा आपको यहाँ से क्या कर देना है, यहाँ से च का आगमन कर देना है और दोनों को जोड़ देना है। वृक्ष छाया यहाँ से यहाँ बन जाता है आपका वृक्ष छाया, यहाँ से आपका जो शब्द है वो बन जाता है। संधि यहाँ पर कौन सी लगती है, इसमें संधि आपसे पूछ ली जाए तो इस क्वेश्चन में व्यंजन संधि का नियम लगता है। आपसे क्या पूछा गया है, समश्रु का तद्भव रूप आपसे पूछा गया है। मैंने आपको बताया है जब संयुक्ताक्षर पूछ ली जाए तो वो क्या होता है, आपका तत्सम होता है। तो ये वाला जो तत्सम है, समश्रु होती है मूछ, मूछ ये आपका ये बन जाता है, मूस है इसका वो तद्भव शब्द बन जाता है। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, उल्टा अर्थ। प्रायवाची उल्टा अर्थ नहीं होते, समानार्थ उल्टा अर्थ नहीं होते, एकार्थी शब्द जिनका एक ही अर्थ निकले। आप जब पूछा विपरीत यानी उल्टा अर्थ निकलने वाला शब्द होता है विलोम शब्द, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। देखिए वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। जब मैंने वर्ण विचार की क्लास शुरू की है तो शुरुआत में हमारा पहला या दूसरा क्वेश्चन यही होता है। मैंने वर्ण शब्द के वहाँ पर 3 अर्थ बता रखे हैं, जिसका रंग होता है, जाति भी होता है और यहाँ पर अक्षर भी होता है, लेकिन आकाश का अर्थ वर्ण नहीं होता। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट। यहाँ से क्या होने वाला है, आकाश इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन है 39, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है आपसे पूछा है। इसका मतलब 3 ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, कमल का पर्यायवाची। कमल जलज कमल होता है, पंकज कमल होता है, अम्बुज क्या होता है,
अम्बुज, अम्बु प्लस जय, पंख प्लस जय, जल प्लस जय, यहाँ पर तीनों शब्दों के साथ में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और मनसिज, मनसिज में यानी मन में जन्मने वाला कमल नहीं होता है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ से राइट हो जाने वाला है आपका। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ से बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 40 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ से, जिसका मन व ध्यान, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, यानी किसी व्यक्ति का मन है वो दूसरी तरफ ध्यान लगाओ, तो मनन तो क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना मनन होता है, तो ये नहीं हो सकता। बेध्यान, बेध्यान का मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं हो, ठीक है। लेकिन यहाँ से इस शब्द के लिए हमें जो एक प्रयुक्त शब्द है उसको हमें बताना है। मनवा एक अलग चीज़ होती है जो ध्यान रखता है। अन्य मनसक यानी जिसका मन अन्यत्र, यहाँ पर बेध्यान जिसका मतलब ध्यान बिल्कुल न हो, लेकिन क्वेश्चन क्या है, जिसका ध्यान दूसरी तरफ हो। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को आपको समझना है और आपको बिल्कुल यहाँ से उत्तर देना है कि अन्य मनसक, जिसका मन है वो अन्य और लगा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अन्य मनसक कहते हैं, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ लगा हो, ठीक है। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, अभिधा शब्द शक्ति, ठीक है। शब्द शक्ति के लिए भी आप मेरी शब्द शक्ति की क्लास की वीडियो यहाँ से देख सकते हो, अगर आप शब्द शक्ति पूरी तरीके से समझना चाहते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए अभिधा। अभिधा का तात्पर्य मैं यहाँ से आपको बता दूँ, अभिधा का मतलब क्या होता है, जहाँ पर मुख्यार्थ निकले, यानी जो बात या जो कथन जो वाक्य कहा गया है उसका आप सीधा सीधा अर्थ लेते हो, मुख्यार्थ लेते हो, संकेतार्थ लेते हो, उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अब ऑप्शन में पढ़ता हूँ, वाच्यार्थ प्रकट होता है, हाँ एक अर्थ होता है वाच्यार्थ प्रकट करना, लक्ष्यार्थ लक्षणा शब्द शक्ति होती है, व्यंग्यार्थ व्यंग्य व्यंजना शब्द शक्ति होती है, विचित्र अर्थ प्रकट करने वाली जो व्यंजना शब्द शक्ति के अर्थ में लेते हैं, तो आपका वाच्यार्थ यानी जो वाच्य दिया गया उसका अर्थ वही लो, वो अभिधा शब्द शक्ति है। आप ये चीज़ मेरी क्लास शब्द शक्ति के क्लास में आप पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं अगर आपसे करूं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। संज्ञा की क्लास भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। मैंने आपको दृश्य और अदृश्य के बारे में मैंने बताया है। अदृश्य जो आपकी जो हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाए उसे हम क्या कहते हैं, अदृश्य एक वचन हमें उनको बहुवाचक संज्ञा कहते हैं। ये चीज़ आप बता सकते हो। लेकिन यहाँ पर सीधी सीधी बात पूछी गई, एक पशु पक्षी, दिशाएं, आभूषण, ये सब आ जाते हैं जातिवाचक या व्यक्तिवाचक दोनों में। लेकिन हमसे पूछा गया है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हम बात करते हैं गुण और दोष। भाववाचक संज्ञा में गुण और दोष, स्थिति, दशा आदि का जब बोध होता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। उसके लिए भी मेरा आप वीडियो संज्ञा देख सकते हो। मेरी प्ले लिस्ट है विकारी शब्द की, विकारी शब्द की जो प्ले लिस्ट है उसमें मेरा जो पहला टॉपिक है वो संज्ञा से संबंधित है। संज्ञा की आपको 2 या 3 वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने संज्ञा को बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, यहाँ से मदन काली पतलून पहन कर खेलने आया। इसमें आपको विशेषण बताना है। मदन एक संज्ञा है, पतलून एक संज्ञा है। यहाँ से बिल्कुल ध्यान से आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको यहाँ पर एक मदन ऑप्शन में दिया गया, एक काली ऑप्शन है, एक पतलून है और एक खेलने। यहाँ से पता है खेलने तो आपको पता है क्रिया वो कर रहा है, ये तो क्रिया होगी। पतलून एक संज्ञा है, मदन एक संज्ञा है, लेकिन उस पतलून की विशेषता क्या है कि वो काली है। आपसे ये पूछा गया है कि विशेषण है तो आपको बताना है काली। काली क्या इसका विशेषण है। वहाँ मोहन के खालिस्तान कोई नहीं था, वाक्य मेरे स्थान पर प्रयुक्त है। वहाँ मोहन के या कोई, या तो नहीं, यहाँ पर मोहन के और कोई नहीं था, ये भी गलत है। मोहन के अलावा या मोहन के अथवा कोई नहीं था, यह भी उपयुक्त शब्द नहीं है। लेकिन ये जो अलावा शब्द आया है वो यहाँ से बिल्कुल स्टिक बैठता है कि ये जो अलावा शब्द है वो यहाँ से बिल्कुल राइट बैठता है कि वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। तो यहाँ से तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक क्या है,
इस वाक्य में तक क्या है। जब हम अव्यय की बात करते हैं तो यहाँ पर समुच्चय बोधक अवयव यहाँ नहीं है, क्रिया विशेषण भी ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर संबंध बता रहा है। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। सफलता जब हम सफलता की प्राप्ति करते हैं तो उसके प्रयास तक हमें जो तक शब्द है वो उसका प्रयोग यहाँ से किया गया है। उस शब्द को हम क्या कहेंगे, संबंध बोधक अवयव का नाम हम देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं कि को और के लिए किस कारक के लिए आता है। के लिए आपको पता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। और जब हम कारक को बड़ी गहराई से पढ़ते हैं तो यहाँ पर को कारक की विभक्ति भी आती है, लेकिन वैसे तो कर्म कारक की विभक्ति होती है, को कर्ता ने कर्म को, लेकिन यहाँ पर कर्म ऑप्शन में है ही नहीं। यहाँ पर आपको जो कर्म है ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, लेकिन को आपसे पूछ लिया गया है, तो संप्रदान कारक की को विभक्ति होती है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसका कारक का एक गहनतम या गहराई वाला वीडियो मैं आपके साथ लेके आने वाला हूँ और वहाँ पर मैं आपको को भी समझाने वाला हूँ। उद्देश्य और विधेय, मेरा वाक्य का वीडियो आप देख सकते हो। वाक्य का जो ट्रेंडिंग वीडियो है वाक्य विचार के नाम से है, उस क्लास को आप बिल्कुल गहराई से देख सकते हो। वहाँ पर मैंने उद्देश्य और विधेय को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया। तो सीधा सीधा मैंने क्या कहा, उद्देश्य और विधेय होते हैं वो वाक्य के एक अंग होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से वाक्य विचार की क्लास में देखने से आपको मिल जाएगा। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझने के लिए उस क्लास का अध्ययन जरूर करना होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं, तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। वाक्य का जो कर्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य का जो कर्ता होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। अर्थात जिस कथन में जिसकी बात की जाती है उसे उद्देश्य कहा जाता है। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, तेंदुलकर की बात की जा रही है। तेंदुलकर है वो 1 ओवर में 5 छक्के लगाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा राइट होगा। तेंदुलकर 1 ओवर में 5 छक्के लगाता है, तो तेंदुलकर इस का विधेय उद्देश्य हो जाएगा। अगर आपको इसी वाक्य में आपको उद्देश्य पूछ लिया जाए तो ये जो लगाए हैं वो वाक्य का क्या हो जाता है, विधेय हो जाता है। अर्थात वाक्य की जो क्रिया होती है जिसे हम क्या कहते हैं, वाक्य का विधेय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में बात करूँगा, जो आपको एक विराम चिन्ह दिया गया, उस विराम चिन्ह को आपको पहचानना है। तो यहाँ पर अल्प विराम तो आपको पता ही होती है जिसे हम कोमा कहते हैं, लेकिन जब हम इसके ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं तो उसे हम अर्ध विराम का नाम देते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कोलन विराम चिन्ह का नाम देते हैं, और हिंदी में हम उसे अर्ध विराम के नाम से जानते हैं। चलो नेक्स्ट में बात करूं, मैं समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, मैं एक एक की व्याख्या करके आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कोई भी कठिन शब्द होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो मैंने ये कहा कि जैसे मैं मान लो अभी आपको बताऊं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया उपत्यक्ता, लेकिन आपको उपत्यक्ता नहीं पता। इसको मैं आसान करने के लिए ये कहूँगा कि पहाड़ों या पर्वतों के नीचे की भूमि को उपत्यक्ता कहते हैं। ठीक है, अर्थात मैंने एक ब्रैकेट में एक चीज़ लिखी, अर्थात आपको उपत्यक्ता समझाने के लिए मैंने कोष्टक में एक चीज़ लिखी, उसे हमने क्या कहा, कोष्टक का निशान कहा। तो किसी भी कठिन शब्द को समझने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। 51 क्या कह रहा है, यहाँ से देखिए, अवसर का लाभ उठाना के लिए प्रयुक्त है। अवसर का लाभ उठाना के लिए प्रयुक्त है। बहती गंगा का हाथ धोना, बहती गंगा का हाथ धोना,
आकाश पाताल एक करना मतलब मेहनत करना ये नहीं होता। अवसर का लाभ उठाना, फूला न समाना खुशी वाली बात है। अंगारों पर चलना अत्यधिक मेहनत करना, लेकिन अवसर का लाभ उठाना मतलब बहती गंगा में यहाँ से बहती गंगा से हाथ धो लेना, यहाँ से क्या होता है अवसर का लाभ उठाना। पहला ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाता है। 52 बाधा डालना मुहावरे का अर्थ होगा। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर क्या होने वाला है, पाला न पड़ना गलत है, बरस पड़ना ये भी गलत है, दांतों में जीभ होना ये भी गलत है, बाधा डालना मतलब रोड़ा अटकना यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाने वाला है। सभी साथियों से मैं अनुरोध करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप मैं जो बातें बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं वो चीज़ समझ में आ रही है, तो प्लीज़ 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 चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे ज़रूर कमेंट में दें और आपका सहयोग का मैं हमेशा आभारी रहूँगा, हमेशा ऋणी रहूँगा। 53 का जो क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा। अपने हाथ जगन्नाथ, ये जो लोकोक्ति आपको दिखाई दे रही, कहते हैं ना अपने हाथ जगन्नाथ, यानी मनमानी करना नहीं होता। हमारे पूजनीय भी ये भी नहीं होता अपना हाथ जगन्नाथ, सॉरी इसका जो है मनमानी करना ही होता है, ये नहीं होता। अपने हाथ से काम करने की उपयुक्त होना, अपने हाथ से दान करना ये नहीं होता, यानी मनमानी करना। ये कहता हूँ ये काम तो मेरे द्वारा भी हो जाए, कि अपने काम अपना जगन्नाथ वाली बात है वो यहाँ से ठीक बैठती है, यानी किसी भी काम के लिए मनमानी करना। मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त शब्द है। अपने कहते हैं ना कि एक की थाली के चट्टे बट्टे होना, एक की उपयुक्त आपको पूछा, चोर चोर मौसेरे भाई इसके भी हो सकता है, केर बेर का संग ये भी हो सकता है, जैसे जगन्नाथ वैसे सांपनाथ। लेकिन मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, लेकिन ये वाली बात है वो इसके लिए बिल्कुल स्टिक बैठती है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने। जब हम कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं बच्चों कहते हैं ना कि सब एक ही ढर्रे के हो, यानी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, एक ही कुएं के मेंढक हो आप, इस तरीके से हम कहते हैं। तो ये जो बात है वो इसके लिए उपयुक्त बैठती है। बाकी ये ऑप्शन है वो इसके लिए लमसम बिल्कुल स्टिक से होने वाले हैं। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? अधिसूचना है वो एक जन समूह को हम सूचना प्रदान करते हैं। इसके लिए भी मैंने जो संवाद सेतु का वीडियो है वो बनाया अधिसूचना के लिए। तो अधिसूचना है वो राजपत्र या गजट में प्रकाशित होती है, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। समाचार पत्र की बात करूं तो वहाँ पर एक सूचना है, विज्ञप्ति है और निविदा है, ये सब चीज़ें हैं वो समाचार पत्र में प्रकाशित हो जाती है। लेकिन जो राजपत्र होता है, जो गजट होता है, सरकारी पत्रिका होती है, वहाँ पर जो अधिसूचना है उसका प्रकाशन किया जाता है। अब मैं निविदा सूचना की बात कर रहा हूँ। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है इसकी भी बात मैंने बता रखी है। 12वीं क्लास के लेवल का ये वीडियो था, उसमें मैंने बताई कि सामान पूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करवाना, ये भी है। सामान की कोई भी पूर्ति करनी है, जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, कोई भी बोर्ड है, वहाँ कोई अपने सामान की पूर्ति करवाता है तो वहाँ पर निविदा का सूचना का काम होता है। कोई भी नीलामी करनी है, कोई भी चीज़ की अगर नगर पालिका नगर बोर्ड कोई नीलामी करता है तो वो एक सूचना के माध्यम से करता है। कोई भी निर्माण कार्य करवाना है किसी भी प्रकार का तो वो भी एक सूचना के माध्यम से किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल 30 चौथा जो है राइट हो जाएगा, यानी तीनों ही बातें यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाती है। किसी कार्यालय द्वारा एक के साथ अनेक प्रतियाँ प्रेषित करना उसे हम परिपत्र कहते हैं। गस्ती पत्र हम इसे कह सकते हैं। एक के साथ बहुत जगह ज्ञापन या आदेश जो भी हम भेजते हैं उसे हम परिपत्र या गस्ती पत्र के नाम से जानते हैं। ये थे हमारे 57 क्वेश्चन। अब देखिए अब क्या, जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कुसंग एक मित्रता वाला जो हम चैप्टर पढ़ते हैं मित्रता, वहाँ से हमें ये जो पद्यांश है वो मिल जाता है। और कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, बुरी संगति हमें मिल जाती है तो वो बड़ा ही भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का विषय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी संगति होगी तो वह उसके पैरों
में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो ये जो पदांश दिया गया उसमें 3 क्वेश्चन में छांटने हैं। तो इस गद्यांश का जो शीर्षक है वो कोसंग की महत्ता नहीं है, लेकिन संगति, चाहे आप कोसंग में जाओ या अच्छी संगति में जाओ, वो संगति है इस पद का शीर्षक है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट होगा। कोसंग का अर्थ होता है कक्षा के साथी नहीं, कुशल साथी नहीं, संगीत के साथी भी नहीं, लेकिन बुरी संगति होती है, वो कोसंग का अर्थ होता है। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो मित्रता वाला जो चैप्टर है, यहाँ से मित्रता वाले चैप्टर से ये बातें यहाँ से ली गई है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, 60 नंबर क्वेश्चन, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है। केंद्रीय भाव संगति का महत्व यहाँ पर दिया गया, ये केंद्रीय भाव यहाँ से आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारा आर टेट का जो 2011 का जो सोल्व पेपर है वो मैंने करवाया, जिसमें हमने हिंदी को भाषा फर्स्ट के रूप में हमने पढ़ा। और आपको कैसा लगा एक एक क्वेश्चन, वो मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताने वाले हो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर ज़रूर करिएगा। इसके बाद में मैं आपके सामने एक और क्लास लेके आने वाला हूँ, जो आर टेट 2011 का ही एक सोल्व पेपर होगा, जिसमें हिंदी का भाषा सेकंड के रूप में अगर किसी ने चुना है तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको क्या बताने वाला हूँ, एक और प्रश्न हल करवाने वाला हूँ। इसी तरीके व्याख्या के साथ में आपको पेपर को हल करवाने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।